नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूंगा 56 साल पहले के उस पल में जब इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा। एक ऐसा क्षण जो सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के साहस और जिज्ञासा का प्रतीक था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस रेस कैसे शुरू हुई, अमेरिका और सोवियत यूनियन में इतनी टक्कर क्यों थी, अपोलो 11 मिशन कैसे बना और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने इतिहास कैसे रचा। वीडियो के बीच बीच में हम आपको ऐसी ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंसान के चांद तक पहुंचने की असली कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 20 जुलाई 1969 पूरी दुनिया ने एक साथ टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखी थीं। लाखों लोग अपनी सांस रोककर उस ऐतिहासिक लम्हे का इंतजार कर रहे थे। और फिर चांद की सतह पर पहला इंसानी कदम पड़ा। यह कदम सिर्फ धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद की मिट्टी पर नहीं था, बल्कि यह कदम भविष्य की ओर था। स्पेस रेस का आगाज 1950 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका यूएसए और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यूएसएसआर। दोनों के बीच टेक्नोलॉजी और ताकत दिखाने की होड़ थी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा। यह छोटा सा गोलाकार सैटेलाइट था, लेकिन इसके बीप बीप सिग्नल ने अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि अब साबित हो गया था कि सोवियत यूनियन के पास रॉकेट टेक्नोलॉजी है और वह किसी भी समय अंतरिक्ष से हमला कर सकता है। पहला इंसान अंतरिक्ष में 12 अप्रैल 1961। एक और झटका अमेरिका को तब लगा जब सोवियत यूनियन ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन धरती की कक्षा में जाने वाले पहले इंसान बने। उनकी यह उड़ान सिर्फ 108 मिनट की थी, लेकिन इसका असर दशकों तक महसूस किया गया। अमेरिका अब किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। 25 मई 1961 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक साहसिक घोषणा की। हम इस दशक के अंत से पहले इंसान को चांद पर भेजेंगे और सुरक्षित वापस लाएंगे। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती थी। अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत। नासा ने इस मिशन का नाम रखा अपोलो प्रोग्राम। लेकिन यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। इसमें लाखों लोग, अरबों डॉलर और 8 साल की मेहनत लगी। अपोलो 1 में एक हादसा हुआ। आग लगने से 3 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। फिर बिना मानव मिशन हुए ताकि रॉकेट और मॉड्यूल का परीक्षण किया जा सके। अपोलो 7, 8, 9 और 10 के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा गया और चांद तक जाने की प्रैक्टिस की गई। और फिर जुलाई 1969 में अपोलो 11 का समय आ गया। यह वो मिशन था जो इंसान को चांद तक ले जाने वाला था। अपोलो 11 की लॉन्च तैयारी और सफर की शुरुआत। लॉन्च से पहले का माहौल। 16 जुलाई 1969 की सुबह फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। समुद्र किनारे हल्की हवा बह रही थी, लेकिन वहां मौजूद हजारों लोग सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे, सैटर्न वी रॉकेट। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, यह एक सपना था। 36 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 110 मीटर से भी ज्यादा लंबा और इतना ताकतवर कि यह 3,400 टन वजन लेकर अंतरिक्ष में उड़ सकता था। इसके अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन कमांडर, बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट, माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट। ये तीनों चुपचाप अपने स्पेस सूट में तैयार बैठे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें भी शायद उस वक्त रॉकेट के इंजनों से कम नहीं थीं। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का विवरण। सैटर्न वी सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि बेहद जटिल भी था। इसमें 3 स्टेज थे। पहला स्टेज 5 विशाल F1 इंजन जो लॉन्च के समय पूरी ताकत देते थे। दूसरा स्टेज SII जो रॉकेट को धरती के वायुमंडल से बाहर ले जाता था। तीसरा स्टेज SIVB जो स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर धकेलता था।
ऊपर की तरफ कमांड मॉड्यूल कोलंबिया था, जहां माइकल कॉलिंस पूरे सफर के दौरान रहते। इसके साथ जुड़ा था लूनर मॉड्यूल ईगल, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले थे। काउंटडाउन का रोमांच। सुबह 9:32 पर कंट्रोल सेंटर से आवाज आई, T-10, 9, 8, इग्निशन सीक्वेंस स्टार्ट। रॉकेट के नीचे से आग और धुएं के विशाल बादल उठे। जमीन कांपने लगी, आसमान में गड़गड़ाहट भर गई, और फिर सैटर्न वी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ प्रार्थना कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, हम इंसानों के रूप में एक मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन यह पूरी मानवता के लिए है। अंतरिक्ष की ओर सफर। लॉन्च के बाद सिर्फ 12 मिनट में सैटर्न वी रॉकेट धरती की कक्षा ऑर्बिट में पहुंच गया। यहां से उन्होंने चांद की ओर जाने का कोर्स सेट किया, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेज का इंजन दोबारा चालू हुआ और स्पेसक्राफ्ट ने धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना शुरू किया। खिड़की से बाहर अब सिर्फ खाली अंतरिक्ष और दूर चमकती हुई धरती दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे धरती सिकुड़ती जा रही थी और चांद बड़ा होता जा रहा था। सफर के दौरान चांद तक पहुंचने में उन्हें करीब 3 दिन लगने वाले थे। इन 3 दिनों में अंतरिक्ष यात्री खाना खाते, सोते और कंट्रोल सेंटर से बात करते। माइकल कॉलिंस ने कहा था, अंतरिक्ष में एक अजीब सी शांति है, सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। उन्होंने फोटो खींची, प्रयोग किए और मिशन की तैयारी दोहराई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन बार बार ईगल मॉड्यूल की चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि वही उनका चांद पर उतरने का असली जहाज था। चांद की कक्षा में पहुंचना। 19 जुलाई 1969। अपोलो 11 चांद की कक्षा में पहुंच गया। नीचे चांद की सतह दिखाई दे रही थी, धूल, गड्ढे और रोशनी में चमकते पहाड़। यह नजारा इतना अनोखा था कि वे कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। माइकल कॉलिंस को कोलंबिया मॉड्यूल में रहना था, जबकि नील और बज को ईगल में बैठकर चांद की सतह पर उतरना था। सब कुछ तैयार था। अगला दिन इतिहास बनाने वाला था। चांद पर उतरना और पहला कदम। ईगल मॉड्यूल की अलग यात्रा। 20 जुलाई 1969 की सुबह चांद की कक्षा में घूमते हुए कोलंबिया मॉड्यूल से ईगल अलग हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन अब इस छोटे से लूनर मॉड्यूल में थे, जो लगभग एक कार के आकार का था। माइकल कॉलिंस कोलंबिया में अकेले रह गए, जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। नील ने रेडियो पर कहा, कोलंबिया, दिस इज ईगल, वी आर ऑन आवर वे टू द सरफेस। कोलंबिया, यह ईगल है, हम सतह की ओर जा रहे हैं। चांद पर उतरना जितना रोमांचक था, उतना ही खतरनाक भी। कंप्यूटर में एक तय जगह फीड की गई थी, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे आ रहे थे, नील ने देखा वहां बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे थे। नील ने तुरंत ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद किया और मॉड्यूल को मैन्युअली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके पास ईंधन बेहद कम बचा था, सिर्फ 60 सेकंड का। कंट्रोल सेंटर में सभी की धड़कनें तेज थीं। और फिर 20 जुलाई 1969 को रात 8:17 पर रेडियो पर आवाज आई, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी, बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। ह्यूस्टन, यहां ट्रैंक्विलिटी बेस है, ईगल उतर चुका है। यह सुनते ही कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्ला रहे थे, गले मिल रहे थे। पूरी दुनिया में रेडियो और टीवी पर इस खबर का ऐलान हुआ। लाखों लोग अपनी आंखों में आंसू लिए इस पल को देख रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहला कदम रखने से पहले अपने स्पेस सूट की पूरी जांच करनी थी। यह प्रक्रिया करीब 6 घंटे चली। फिर नील मॉड्यूल का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। बाहर सिर्फ सन्नाटा था, न हवा, न आवाज, बस चांद की धूल और अनंत अंधकार। 20 जुलाई 1969 रात 2:56 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा और कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। उनके पीछे पीछे बज एल्ड्रिन भी नीचे उतरे और बोले, ब्यूटीफुल व्यू, मैग्निफिसेंट डेसोलेशन।
सुंदर दृश्य, लेकिन भव्य वीरानी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे पहले अमेरिकी झंडा लगाया। इसके बाद उन्होंने चांद की मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए। उन्होंने एक खास तरह का सीस्मोमीटर लगाया जो चांद के भीतर होने वाली हलचलों को माप सके। बज एल्ड्रिन ने रेडियो पर कहा, हम यहां शांति के लिए आए हैं, पूरी मानवता के लिए। नील और बज ने ढेर सारी तस्वीरें लीं। इन तस्वीरों में उनके फुटप्रिंट, मॉड्यूल और चांद का सुंदर क्षितिज साफ दिखाई देता है। आज भी ये तस्वीरें नासा के इतिहास में सबसे कीमती मानी जाती हैं। चांद से वापसी और पृथ्वी की ओर सफर। समय सीमित था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर लगभग 21 घंटे बिताए, लेकिन उनके पास सीमित ऑक्सीजन और ऊर्जा थी, इसलिए वापसी का समय हो गया था। उन्होंने सारे वैज्ञानिक उपकरण पैक किए, चांद की धूल और पत्थरों के बैग ईगल मॉड्यूल में रखे और आखिरी बार उस सुनसान, सुंदर नजारे को देखा। बज ने कहा, यह जगह मेरी आत्मा में हमेशा के लिए बस गई है। 21 जुलाई 1969 ईगल मॉड्यूल का ऊपर वाला हिस्सा अलग हुआ और नील व बज चांद की सतह से उड़कर वापस चांद की कक्षा में पहुंचे। वहां माइकल कॉलिंस उनका इंतजार कर रहे थे, कोलंबिया कमांड मॉड्यूल में। जब नील और बज कोलंबिया से जुड़े, माइकल ने मुस्कुराकर कहा, आप लोगों को फिर से देखकर अच्छा लगा। अब घर चलते हैं, पृथ्वी की ओर रुख। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने चांद की कक्षा से निकलकर धरती की ओर सफर शुरू किया। खिड़की से बाहर अब चांद धीरे धीरे छोटा हो रहा था और धरती बड़ा, दूर से नीला और सफेद रंग का चमकता गोला, उनका घर, उनका ग्रह। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस समय कहा था, धरती को इस दूरी से देखने पर एहसास होता है कि हम सब कितने छोटे और आपस में जुड़े हुए हैं। वायुमंडल में प्रवेश। 24 जुलाई 1969 तीनों अंतरिक्ष यात्री अब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले थे। यह सबसे खतरनाक चरण था, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धीमा होना था और घर्षण से तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था। स्पेसक्राफ्ट का हीट शील्ड जलते धधकते नारंगी रंग में चमक रहा था। बाहर से देखने पर यह मानो आग का गोला था, लेकिन अंदर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित थे। कुछ मिनट बाद पैराशूट खुल गए और स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे प्रशांत महासागर की ओर उतरने लगा। यूएसएस हॉर्नेट नाम का अमेरिकी जहाज उनका इंतजार कर रहा था। 12:50 पर अपोलो 11 पानी में उतरा। मिशन पूरा हो चुका था। नौसेना के हेलीकॉप्टर आए और अंतरिक्ष यात्रियों को उठाकर जहाज पर ले गए। दुनिया ने राहत की सांस ली और खुशी से झूम उठी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अब सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, वे पूरी मानवता के हीरो बन चुके थे। दुनिया भर में उनका स्वागत हुआ, उन्हें सम्मान दिए गए और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्द हमेशा गूंजते रहेंगे, हम चांद पर गए थे, लेकिन असल में हमने इंसानियत को आगे बढ़ाया। 20 जुलाई 1969 को जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा, तो यह सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, यह पूरी मानवता की जीत थी। उस समय धरती पर बहुत से देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इस एक मिशन ने सबको एक साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया के लोग भाषा, धर्म, रंग और संस्कृति भूलकर एक ही स्क्रीन पर एक ही चीज देख रहे थे, इंसान का चांद पर कदम रखना। इस मिशन ने साबित किया कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है, चाहे वह समुद्र की गहराई हो या अंतरिक्ष की ऊंचाई। लाइव टेलीकास्ट। चांद पर उतरने का सीधा प्रसारण लगभग 60 करोड़ लोगों ने देखा, जो उस समय की दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा था। झंडा लगाना आसान नहीं था। चांद की मिट्टी इतनी कठोर थी कि झंडे को गाड़ने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। फुटप्रिंट हमेशा रहेंगे। चांद पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशान लाखों सालों तक वैसे ही रहेंगे। अपोलो 11 का कंप्यूटर आज के एक साधारण स्मार्टफोन से भी कई गुना कम शक्तिशाली था। माइकल कॉलिंस, पूरे मिशन में उन्होंने कभी चांद की सतह पर कदम नहीं रखा, लेकिन वे इतिहास में सबसे अकेला इंसान कहलाए, क्योंकि चांद के पीछे जाने पर
उनका धरती से भी संपर्क टूट जाता था। आज की पीढ़ी के लिए सीख। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं था, यह एक सोच थी। इम्पॉसिबल इज नथिंग, कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपके पास सपना है तो उसके पीछे पूरी मेहनत लगाओ। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मत मानो। असली जीत तब होती है जब आपकी मेहनत पूरी दुनिया को प्रेरित करे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने सिर्फ चांद पर कदम नहीं रखा, उन्होंने हमें यह दिखाया कि इंसान की ताकत उसकी सोच और हिम्मत में है। 1969 में इंसान ने चांद की धरती छुई थी। आज, आधी सदी से ज्यादा बाद, हम मंगल और उससे भी दूर जाने का सपना देख रहे हैं। कौन जाने अगला ऐतिहासिक कदम कब और कहां रखा जाएगा। लेकिन जब भी वो दिन आएगा, दुनिया फिर से अपनी सांस रोककर देखेगी और कहेगी, यह एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय और सुझाव कमेंट में लिखें, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।